Okay, so we'll start today with introduction. पहला लेक्चर कभी भी इंट्रोडक्शन का होता है. पूरे साल भर में हमें क्या क्या करना है, we will go quickly through it. कौन कौन से टॉपिक्स we will be covering, अभी तक 11 में क्या क्या हमने देखा है वो भी हम एक क्विक रिकैप करेंगे. So let us start with first introduction. तो ओवरऑल 12th का जो आपका सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स. टोटल 16 चैप्टर्स है एंड 6 यूनिट्स यू हैव. तो यूनिट नंबर 1 is basically rotational motion and mechanical properties of fluids. So if you remember, अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी you have learned something called as circular motion. तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट और यू हैव अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट. तो आपको बेसिक्स इसका पता ही है. सो आई होप यू नो कि सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v is equal to r into omega, where r is radius and omega is angular speed, correct? तो as you already know this. Now आपने ये भी देखा था कि when a particle performs circular motion, necessary force is centripetal force. और अगर आपको याद होगा तो centripetal force F is equal to mv square by r, or it was mr omega square, or it was mv omega, right? So this is what you have. Now in rotational dynamics we will go one step ahead. Difference क्या है? Difference between circular motion and rotational dynamics. जब हम circular motion की बात करते हैं तो we talk about a single particle performing circular motion. जब आप rotational dynamics की बात करते हो, rotational motion की बात करते हो, तो in that case what you have is आपके पास एक rigid body है. I hope you know what is rigid body. So you have a rigid body, something like this, and you are rotating this body about an axis. अभी डोर ओपन या क्लोज करते हो आप, तो डोर के केस में भी डोर रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, और एक्सिस हम हमारी भाषा में बोलते हैं बिजागरे, हिंजेस. तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर्कुलर मोशन में आपके पास एक सिंगल पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन यू हैव कलेक्टिव सो मेनी पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टुगेदर. एग्जाम्पल अगर मैंने एक डोर ले लिया, तो दिस डोर और विंडो कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जैसे आपने इसको रोटेट किया है तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो कलेक्टिव सर्कुलर मोशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स टुगेदर इज रोटेशनल मोशन. तो इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन इन डिटेल देखने वाले हैं. व्हाट एल्स वी विल डू इज, इफ यू नो, जब आप सिंगल पार्टिकल के मोशन की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, और आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. नाउ सिमिलरली जब एक बॉडी रोटेट हो रहा है तो ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टुगेदर. तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऐड करते गया, इफ आई गो ऑन एडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, तो जो भी टोटल एनर्जी मिलेगा, क्योंकि पहला पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, सबका काइनेटिक एनर्जी को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो टोटल एनर्जी मिलेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ई रोट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, राइट. अब अगर आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से याद होगा, इफ यू रिमेंबर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, याद है आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? डू यू रिमेंबर? Do you remember Newton's first law of motion? Any body remains at rest unless an external unbalanced force is applied to it. या फिर you can also say, if we have a body which is performing motion with some velocity, it will keep on doing the same. मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं होगा. कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते. So the question was
कि बॉडी का स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, समथिंग इज स्टॉपिंग इट, एंड दैट समथिंग इज नथिंग बट इट्स ओन मास, और इस मास को आप बोलते हो इनर्शिया, राइट? दिस मास इज कॉल्ड एज इनर्शिया। और अगर आपको याद होगा तो बाय डेफिनेशन इनर्शिया इज नथिंग बट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स मोशन। गुड। तो सिमिलरली जब आप एक बॉडी को रोटेट करवा रहे हो तो ऑन द सिमिलर लाइंस व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, या फिर अभी ये दरवाजा है, इट इज नॉट रोटेटिंग, अपने आप रोटेट होगा क्या? जैसे बॉडी अपने आप मूव नहीं होता वैसे ये डोर अपने आप रोटेट नहीं होता। तो बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए। सिमिलरली बॉडी को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क चाहिए। तो अगर आपको याद होगा टॉर्क, जैसे फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन, वैसे टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। तो जब you need to remember this, kinetic energy for linear motion is half mv square, half तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसा ही रहने वाला है। लीनियर मोशन में मास वाज प्रोवाइडिंग इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में यू हैव समथिंग डिनोटेड बाय आई, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वे हम लोग डिराइव करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको मैं। तो यू नीड टू कंपेयर रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को कंपेयर करना है। M mass is inertia for linear motion, I is inertia for rotational motion। और एक चीज याद कर लो, जब जब रोटेशन ये वर्ड आएगा तब तब मोमेंट ये नाम आप सुनोगे बार बार। टॉर्क के केस में भी हमने दो टाइप के टॉर्क देखे थे। मोमेंट ऑफ फोर्स, जब एक सिंगल फोर्स व्हेन यू कम इनसाइड तो यू ओपन और क्लोज द डोर, राइट? तो यू ओपन और क्लोज द डोर, यू अप्लाई सिंगल फोर्स। तो जब सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है उसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। जब दो फोर्सेस, when two forces produce rotation, you call it as moment of couple, torque। दोनों torque है basically। तो here what you will find is rotational kinetic energy is half I omega square, where I is moment of inertia just like m is inertia। उसके बाद क्या था? लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। देन पहले चैप्टर में जो लेट आए उनके लिए हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिलेबस का। तो टोटल सिलेबस ऑफ 12th स्टेट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट, टोटल 16 चैप्टर्स। पहले यूनिट में 2 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर था रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में इनको क्या क्या करना है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द आइडियाज हियर टू कनेक्ट इट विद 11, जो 11 में किया है, और आगे क्या देखना है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन नेक्स्ट केस इसके आगे इसी चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, फॉर एग्जांपल, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है, व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे आ रहे हो और टर्न आया, तो ऑब्वियसली जब टर्न आता है तो व्हाट वी डू इज वी स्लो डाउन। क्यों स्लो डाउन होता है? अगर नहीं किया तो क्या होगा? यू विल बी थ्रोन टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, राइट? सीधा बाहर, रोड से बाहर। गुड। फिर उसके बाद क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक अ टर्न, इन दैट केस इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, योर व्हीकल बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन है तो नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यू मस्ट नो, कहीं से तो मिलना चाहिए ना, हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। ईच फोर्स has a source। for example you can sit on this planet, इस bench पे बैठ पा रहे हो because of gravitational force। so similarly if you can take turn on a curved road, अगर आप turn ले पा रहे हो, which means there has to be some source of centripetal force। जहां पे भी सर्कुलर मोशन आया वहां पे कंपल्सरीली सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी कहीं से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो इट कम्स फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसका? टायर का और रोड की सरफेस का, राइट? और आपको पता होगा 11th में आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सीखा ही है। तो इफ यू रिमेंबर, अब 1 महीना पहले बहुत ठंड था तो हम क्या करते थे, राइट? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन यू हैव टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो व्हेन यू आर टेकिंग टर्न, जब आप गाड़ी पे टर्न लेते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगा तो यू आर
vehicle will be thrown out. इसका मतलब centripetal force चाहिए और उसका सोर्स कहाँ से आएगा, तो इट कम्स फ्रॉम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस। तो वो दो इक्वेशन को हम डिराइव करके इक्वेट करके, अब आपको याद होना ही चाहिए, अभी आपने अभी भी बताया mv²/r इज सेंट्रिपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स तो पता होना चाहिए आपको, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज mg, कैंसल एंड कैंसल, तो यू विल हैव v² इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, राइट, गुड। So this is the maximum safety speed equation with which you can take turn, where mu is coefficient of friction, right? अब बहुत बार ऐसा होता है, normally we are suggested कि time to time गाड़ी का टायर चेंज करना चाहिए, हम लोग करते नहीं है, right? या फिर in rainy season you have water on the surface of road, या फिर oil पड़ा है वहां पे, क्या होगा, म्यू विल बिकम लेस, आर तो कम हो नहीं सकता ना, आर तो ये रेडियस है, जी तो एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू कैन नॉट बिकम लेस, सॉरी आर एंड जी कैन नॉट बिकम लेस बट म्यू विल बी लिटिल लेस नाउ। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन कम होने से मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कम हो गया, फिर क्या हमने रोड पे टर्न लेना ही नहीं, गाड़ी पार्क करना और पैदल जाना, राइट? तो देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन टू इट। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी टर्न आएगा, ये हाईवेज पे आप एक्सपीरियंस करोगे, जब भी टर्न आएगा तो जो फ्लैट रोड है उसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। एक्सप्रेस वे में आप देखोगे, इफ देयर इज अ टर्न यू टेक दिस लिटिल बिट अप, करेक्ट, इसको आप बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड। सिर्फ रोड को थोड़ा सा ऊपर उठाने से योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो फ्रिक्शन अगर कम भी हो गया तो डजंट मैटर, यू कैन स्टिल टेक टर्न सेफली। तो वी विल सी दिस इन डिटेल, इसी चैप्टर में हमको इन डिटेल देखना है ये। देन इस यूनिट का सेकंड पार्ट, ऑफ कोर्स थोड़े और टॉपिक भी है, आई विल गो थ्रू इट। फॉर एग्जांपल वेरी सून हमारे यहाँ पे, आपको पता होगा, जतरा लगता है, हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे एक बॉल मिलता है, उसके साथ एक स्ट्रिंग होता है जिसको हम चेंडू बोलते हैं। What we do is we buy it and उसको हम घुमाते रहते हैं, and that becomes horizontal circular motion. तो what we will be doing, हम इस motion का part by part, just a minute, yeah, I hope it is fine now, good. So this motion basically is called as horizontal circular motion, and for this motion हम इन डिटेल इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स उसको सिर्फ दिखेगा हाँ वो कुछ तो कर रहा है, बट बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस हमको इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। वी वांट टू सी दिस इन डिटेल, उसके इक्वेशंस डिराइव करेंगे, उसका वेलोसिटी का इक्वेशन, उसका एक्सेलेरेशन का इक्वेशन, सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली वही बॉल को लेके आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करवा सकते हो, राइट? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के भी इक्वेशन हम देखेंगे इसी चैप्टर में। सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर एट दिस पॉइंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ब्रीफली पहला जो चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स, इसमें यू विल बी गोइंग लिटिल अहेड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट ईयर आपने सिर्फ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म देखा था, दैट्स इट। अब इस साल उससे और आगे जाना है, वी वांट टू सी मच मोर डिटेल्स ऑफ दिस। देन जो इस यूनिट में सेकेंड चैप्टर है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके। तो 11th स्टैंडर्ड, एज फार एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न्ड, हमने ऑलरेडी देखा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज of solids, then mechanical properties of solids, then thermal properties of solids. So normally what we do is, you already know कि normal room temperature पे you have 3 states of matter, कौन कौन से? Solids, liquids and gases. अब जब हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमको उसका इन डिटेल स्टडी करना है, तो हम कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? अगर सॉलिड है तो हम करंट पास कर देंगे, करंट पास हो गया तो बोलेंगे गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमी कंडक्टर।
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देन नंबर 2 व्हाट यू कैन डू इज आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, हमने देखा ऑलरेडी, अगर आपने मेटल लिया उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इट एक्सपांड्स, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेसिफिकली सॉलिड्स। देन थर्ड केस वी हैव सीन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने, फोर्स अप्लाई किया था। तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स क्या क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ वॉल्यूम, याद होगा ना, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, करेक्ट। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने अभी तक सिर्फ सॉलिड्स की ही बात की है, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट फ्लूइड्स। और फ्लूइड मतलब क्या, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो व्हाट कैन फ्लो इज वाटर, मतलब लिक्विड और गैस, राइट। तो whichever can flow is commonly called as fluid. So here in this chapter we will be focusing on fluids, and that to be very specific we will be talking about liquids here. तो हमको क्या क्या यहाँ पे सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस इसके भी दो कैटेगरीज है, मतलब इस चैप्टर में भी हमारे पास दो सब चैप्टर है, चैप्टर विद इन अ चैप्टर। उसमें से एक है हाइड्रोस्टैटिक, आपको पता होगा हाइड्रो मतलब फ्लूइड, इन जनरल इट इज वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लेकिन इन जनरल ये किसी भी लिक्विड के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो इज लिक्विड, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, गुड। देन यू हैव हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रो मतलब अगेन लिक्विड, डायनामिक्स मतलब मूविंग। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग कैटेगरी में लिक्विड्स का स्टडी करेंगे, व्हेन मतलब फ्लूइड्स का स्टडी करेंगे। नंबर 1 व्हेन इट इज एट रेस्ट, नंबर 2 व्हेन इट इज मूविंग। तो व्हेन इट इज एट रेस्ट वी विल बी गोइंग थ्रू सम इंपॉर्टेंट लॉज लाइक पास्कल्स लॉ, राइट। अब पास्कल्स लॉ क्या है, some of you already know what is Pascal's law. In 11th standard you have already seen, आपको ऑलरेडी पता है Pascal's law is related to fluid at rest. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, हमारे पास एक विंडो था एक साइड पे वॉल के और एक साइड पे डोर था, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। आपने दोनों को क्लोज करके रखा, यू हैव क्लोज बोथ ऑफ दिस, एंड देन इन दैट केस फ्लूइड विच इज एयर, क्योंकि एयर है ना यहाँ पे, जिंदा हो ना, क्यों, बिकॉज यू आर ब्रीथिंग, व्हाई, बिकॉज यू हैव एयर, राइट। तो व्हेन यू हैव एयर एंड यू क्लोज दिस डोर एंड विंडो, इट बिकम्स लिक्विड मतलब फ्लूइड मतलब एयर एट रेस्ट। तो यू हैव एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, ओके। तो नाउ अगर मैंने डोर को ओपन कर दिया या क्लोज कर दिया तो आई एम चेंजिंग द प्रेशर। आपके पास एक फ्लूइड था एयर जो रेस्ट पे था, फिर आपने सडनली दरवाजा ओपन कर दिया, इफ यू ओपन दिस डोर यू आर चेंजिंग द प्रेशर। तो ये प्रेशर चेंज इंस्टेंटली हर एक जगह पे पहुंचेगा विद इन दिस रूम, इंस्टेंटली विदाउट एनी डिमिनिशिंग। मतलब जितना प्रेशर चेंज इस कॉर्नर में हुआ उतना ही प्रेशर चेंज लास्ट कॉर्नर में भी होगा, उतना ही प्रेशर चेंज यहाँ पे भी होगा। एंड यू विल फाइंड, करके देखना घर पे एक्सपेरिमेंट ऐसा, यू विल फाइंड जैसे ही आपने दरवाजा को ओपन किया तो दूसरा विंडो अपने आप ओपन होने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली अपने आप नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ घोस्ट इफेक्ट, नहीं तो बोलोगे मेरे घर में भूत आया। इट्स नॉट घोस्ट इफेक्ट, इट इज बिकॉज यू आर चेंजिंग प्रेशर, और वही प्रेशर चेंज हर जगह पे पहुंच गया। दैट इज पास्कल्स लॉ। इंटरेस्टिंगली इसका एप्लीकेशन और भी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, हेवी व्हीकल्स, ट्रक ज्यादा नहीं 4-5 टन का होता है, 5000 kg 6000 kg। जब सर्विसिंग के लिए जाते हो तो हेवी व्हीकल्स को ऊपर उठाना पड़ता है, राइट। हैव यू एवर थॉट कि इतना हेवी व्हीकल इतना इजीली ऊपर कैसे आ गया? तो उसमें भी पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो व्हाट यू डू इज द सेम थिंग, आप एक एंड पे प्रेशर चेंज कर रहे हो और लिक्विड के हर एक एंड पे प्रेशर चेंज हो रहा है, हर एक एंड पे प्रेशर चेंज हो रहा है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट यू कैन लिफ्ट द व्हीकल अप। तो वो हम इन डिटेल देखने वाले हैं। देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू ड्राइव अ कार, आपको पता होगा कि कार में 3 पेडल्स होते हैं।
अनलेस इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक, है ना। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक होगा तो दो ही पेडल होते हैं, एक ब्रेक पेडल एक एक्सीलेटर। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है तो तीन पेडल होते हैं, क्लच भी होता है साथ में। तो जो ब्रेक पेडल है दैट इज कॉल्ड एज मास्टर पिस्टन। व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही आपने ब्रेक पेडल को दबाया, इंस्टेंटली चारों के चारों व्हील्स रुक गए। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। वो हम डिटेल में देखेंगे। एज आई टोल्ड यू, आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स में यू विल बी टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्लूइड्स, तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी हियर, you will be talking about Bernoulli's equation, and Bernoulli's equation is very important, keeping in mind all the type of exams, state board ho gaya, JEE, NEET, CET, etc. And one more thing that I did not mention is surface tension. So you must have seen there are few insects and also spider which can walk on the surface of water. हम लोग चल सकते हैं क्या? अनलेस यू हैव सुपर पावर, एंड आई होप कि हमारे में से किसी के पास भी सुपर पावर नहीं है। तो स्पाइडर या फिर एंट, दे कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाई? क्योंकि जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन क्या है, वी विल सी दिस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो इन शॉर्ट, पहले यूनिट में दो चैप्टर्स है। वन इज डेडिकेटेड टू रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन, एंड अदर इज डेडिकेटेड टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देन इसके बाद यू विल मूव टू यूनिट नंबर 2, इन विच यू विल बी टॉकिंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स। तो अब एज आई टोल्ड यू, कोई भी सब्जेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता, स्पेशली फिजिक्स, जब तक तीनों स्टेट्स की बात ना हो। 3 states of matter, of course, not the state where we live in. States of matter मतलब solids, liquids and gases. तो solids तो 11 में देख लिया, liquids अभी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद you will be going to the third state of matter which is gas. अब well, जब भी गैस की बात करोगे तो you should know, well, ये kinetic theory के भी 2 parts है, तो you have 2 parts here. When you talk about kinetic theory of gases, you again have 2 parts in this chapter itself. एक है kinetic theory of gases, एक है radiation. हम radiation की बात बाद में करेंगे। तो unit number 2 has 2 chapters, kinetic theory and radiation, ये एक chapter है, और दूसरा chapter है thermodynamics. तो kinetic theory में जब भी ये word आए ना gas, तो आपको पता होना चाहिए 3 basic laws of gas: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ। थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए आपको। द आइडिया इज, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड का स्टडी करना है तो करंट पास करके देखो, फोर्स लगा के देखो, टेम्परेचर बढ़ा के देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही गैसेस का स्टडी करना है तो आपके पास टोटल 3 वेरिएबल होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी वो केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में हमको एंट्रोपी की बात नहीं करनी है। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हम क्या करेंगे, अब एक एक करके पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, फिर देखा कि प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया, इसको आप बोलते हो बॉयल्स लॉ। फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। फिर आप क्या करोगे, आप प्रेशर को चेंज करोगे या फिर टेम्परेचर को चेंज करोगे, एंड विल चेक व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हो, गिब्स लॉ। फिर आप इन तीनों को कंबाइन कर दोगे, यू विल गेट आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। तो हम सबसे पहले ये डिराइव करेंगे, फिर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का एक बहुत बड़ा, पूरे 11-12 सिलेबस का सबसे बड़ा डेरिवेशन है प्रेशर का, वो डिराइव करेंगे इस चैप्टर में। देन वी विल गो अगेन फ्यू स्टेप्स अहेड। तो आपको पता होना चाहिए, आपने अभी भी बोला आइडियल गैस इक्वेशन, बट इफ आई आस्क यू कि आइडियल गैस मतलब क्या, व्हाट इज आइडियल गैस, व्हिच इज आइडियल, आई नो इट इज आइडियल, बट व्हाट इज आइडियल गैस? देयर आर सम बेसिक assumptions ऑफ आइडियल गैस, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स हमको ऑलरेडी पता है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आपको ये भी पता होगा कि इफ दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर ऑलमोस्ट नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन कर नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है, if you have non interacting gas molecules तो potential energy is always zero, क्योंकि potential energy comes from interaction। तो आइडियल गैस जब बोलते हो तो अंडर सम assumptions, उसमें से एक assumption ये है that the gas particles molecules atoms are not interacting with each other, but you live in real life, तो real life में real gases की बात होगी तो हम देखेंगे what is difference between ideal gas and real gas। good, then उसके बाद you should know when you talk about gases, और अगर गैस के पास एनर्जी है तो गैस के पास एनर्जी मतलब गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, गैस के पास एनर्जी है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। मतलब क्या होगा, ईच मॉलिक्यूल हियर विल बेसिकली मूव रैंडमली, और रैंडम मोशन में क्या होता है, कोलिजन, राइट। तो क्या हुआ, पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, किसका, इस गैस मॉलिक्यूल का। दूसरा कोलिजन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने, गैस मॉलिक्यूल ने। इसको बोलते हो फ्री पाथ। सो फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। लेकिन फिर ऐसा है कि यहाँ पे कोलिजन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, हर बार तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं रहा है, तो देयर आर फ्री पाथ विच आर नॉट द सेम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज कर लेते हैं, तो हम इसको एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो वी विल सी व्हाट इज फ्री पाथ इन डिटेल, वी विल सी व्हाट इज मीन फ्री पाथ, वी विल सी ये मीन फ्री पाथ कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, हम इसके इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। then we will see different types of gases। what do you mean by different types of gases? हमारे पास हीलियम गैस भी है, आर्गन गैस भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। what is difference between these two types? oxygen is O2, diatomic, very good. Hydrogen is diatomic, helium is monoatomic, argon is monoatomic. Why monoatomic, by the way? Because inert, उसको जितनी भूख थी, इलेक्ट्रॉन की भूख थी ना। हीलियम के केस में you have 2 electrons, does not require any more electron to complete, नहीं ऑक्टेट नहीं बोल सकते, डुप्लेट, राइट। एंड आर्गन के केस में ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस we will see in detail, and also we will define something called as degrees of freedom। degrees of freedom बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मतलब क्या, अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस को एनर्जी देता हूं तो क्या होगा, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो एनर्जी लेके क्या करेगा, एनर्जी लेके वो ट्रांसलेशन, याद रखना लीनियर मोशन को यहाँ पे नया नाम है ट्रांसलेशन। तो लीनियर मोशन को 2-3 नाम है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, तो ये याद रखना। तो अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है और अगर आपने मोनोएटॉमिक गैस को एनर्जी दे दिया तो इट कैन चेंज इधर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब हमने जो एनर्जी दिया वो यूज कैसे हुआ, 3 टाइप से यूज हुआ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास डायटोमिक गैस होगा, डायटोमिक में 2 केसेस है अब, एक है रिजिड, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड डायटोमिक, शेप नहीं, यू नो मॉलिक्यूल बनता है तो साथ में क्या बनता है, बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड का लेंथ फिक्स है उसको क्या बोलोगे, नहीं बॉन्ड लेंथ फिक्स है तो रिजिड डायटोमिक गैस। तो अगर आपके पास रिजिड डायटोमिक गैस है मतलब बॉन्ड लेंथ फिक्स है और आपने इसको एनर्जी दे दिया तो क्या होगा, ये एनर्जी लेके अपना XYZ चेंज कर सकता है। मतलब ट्रांसलेशन, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव हो सकता है, इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर इट कैन रोटेट, राइट। तो एनर्जी दिया तो
either x y z will change or the molecule will start rotating. So there are 5 ways, 3 from translation and 2 from rotation. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होगा 5. अगर हमारे पास एक रिजिड मॉलिक्यूल है, सॉरी नॉन रिजिड है, डायटोमिक है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो स्प्रिंग जैसा है. तो अब अगर आपने एनर्जी दे तो क्या होगा, या तो ट्रांसलेट होगा, या फिर रोटेट होगा, या फिर वाइब्रेट होगा, राइट. तो देयर आर 7 वेज इन टोटल, 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन, 2 फ्रॉम रोटेशन एंड 2 फ्रॉम वाइब्रेशन. इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हम इन डिटेल देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस केस. देन बाकी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा जब हम चालू करेंगे. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कि क्या क्या करना है पूरे साल भर में, फिर कैसे कैसे करना है वो भी आएगा. तो नेक्स्ट पार्ट of this unit is thermodynamics, which is really interesting because it is right in this room. You see there are air conditions, तो ये cooling कैसे होता है, it is part of thermodynamics. So thermodynamics में basically you will be learning heat engines. आपकी गाड़ी का इंजन वर्क कैसे करता है, what is efficiency of a heat engine. आप बोलते हैं ना एवरेज कम देता है गाड़ी, what you are trying to say is ज्यादा फ्यूल में कम जाता है, right. So you will be learning in detail how does a heat engine work, how does a refrigerator work, how does air conditions work. तो ये सब हम in detail देखने वाले हैं. What is Carnot cycle हम in detail देखेंगे thermodynamics में, right. Additionally we will be seeing different processes. And by the way, process मतलब क्या, ये सबसे पहले पता होना चाहिए. Process, what do you mean by process? ये English word है जो आपको पता होना चाहिए. Process मतलब when something changes, right, उसको बोलते हो प्रोसेस होना. तो थर्मोडायनामिक्स मतलब है तो गैस सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैस. गैस के 3 कौन से पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा, अरे दिस वन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग रखते हैं, हम अगर वॉल्यूम चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा, प्रेशर. तो अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको बोलते हैं आइसोथर्मल. आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. तो वी विल सी इन डिटेल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. उसके इक्वेशंस देखेंगे, उसके वर्क डन के इक्वेशन डिराइव करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको बोलेंगे आइसोबारिक. बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम. अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक, राइट. तो वी विल सी इन डिटेल सच प्रोसेसेस. तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेकेंड यूनिट. देन मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज यूनिट नंबर 3, ऑसिलेशन एंड वेव्स. अब ये मैं कब से जो कर रहा हूँ ना, मैं एक जगह से स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ, फिर वापस टर्न मार के वापस अपने ओरिजिनल जगह पे जाता हूँ, फिर वापस टर्न मारता हूँ, फिर वापस दूसरी पोजीशन पे जाता हूँ. दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, राइट. तो आई एम टेलिंग यू, सबसे इजी सब्जेक्ट कुछ है तो फिजिक्स है. प्रॉब्लम इज विथ योर माइंडसेट, फोबिया. अब इसको कैसे लिखोगे आप, द मोशन ऑफ पीरियोडिक मोशन है, रिमेंबर दिस, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट हुआ, आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, देन अगेन इट गोज टू द न्यू पोजीशन एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, हर बार सेम टाइम में. सो द पीरियोडिक मोशन कौन सा टाइप का, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, जाना और आना. The to and fro motion of a particle, periodic motion is called as oscillatory motion. इसके 3 नाम है. इसको आप oscillatory भी बोलते हो, इसको आप वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हो, और इसको आप सिंपल हार्मोनिक भी बोलते हो. अब हार्मोनिक क्यों, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. अब आपको हार्मोनिक मोशन क्यों बोला है इसको, लेट्स अंडरस्टैंड. यू सी द आइडिया हियर इज, ये एक पोजीशन है ए, ये एक पोजीशन है बी, ये उसका मीन पोजीशन है. मीन मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका कोई, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, यहां से यहाँ पे आ गया आफ्टर सम टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ x. और एज आई टोल्ड यू, मैं मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, यहां से स्टार्ट किया, देन आई एम मूविंग, तो मेरा वेलोसिटी भी है ना, बिकॉज आई एम मूविंग, तो इसका वेलोसिटी भी होगा v. देन अब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब एंड पॉइंट पे आके रुक गया, रुका, रुकना ही पड़ेगा नहीं तो टर्न नहीं दे सकता, राइट.
और रुकने के बाद क्या किया मैंने, रुका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 0। फिर वापस मोशन स्टार्ट किया, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन आल्सो, तो ए भी है। अब ऐसा है, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में जो आपने साइन और कोसाइन फंक्शन सीखा है, इसको और एक नाम है, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। तो जब आप ऑसिलेटरी मोशन की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों में ही आपको साइन या कोसाइन दिखने को मिलेगा। इसके लिए मोशन को क्या बोलोगे, हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल ऑफ देम हैव साइन और कोसाइन, दैट इज व्हाई द मोशन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। और सिंपल क्यों, क्योंकि सिंपल है, along the straight line है, that is why it is called as simple harmonic motion। तो हमको इस चैप्टर में करना क्या है, हमको x का इक्वेशन डिराइव करना है, हमको v का इक्वेशन डिराइव करना है, और हमको a का इक्वेशन डिराइव करना है। वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इवन आपके घर में अगर कोई वॉल क्लॉक होगा, उस पर पेंडुलम होगा, व्हाट डज दैट पेंडुलम डू, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है वो, तो हमको वो भी देखना है इन डिटेल इन दिस चैप्टर। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वेव्स। वेव्स का एक पार्ट आपने 11th में कंप्लीट किया, जिसमें आपने यू हैव सीन, इफ यू रिमेंबर, टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, एग्जांपल, मेरे पास एक विंडो है, उस पर एक रस्सी बांध दी एंड देन आई एम वाइब्रेटिंग इट अप एंड डाउन, तो क्या मिलता है आपको, राइट। So what is happening in this case, particles of the medium कौन सा, रस्सी, they are vibrating, we are vibrating perpendicular to direction of propagation। वेव अगर x डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग y, इसको आप बोलते हो ट्रांसवर्स। और अगर आपको याद होगा, इस वेव का वेलोसिटी v इज अंडर रूट ऑफ t बाय m, where t is tension and m is not mass, it is mass per unit length। अगर मेरे पास 5 मीटर का वायर है और टोटल 100 किलोग्राम है, तो 1 मीटर में कितना, 100 बाय 5 मतलब 20 किलोग्राम पर मीटर। तो स्मॉल m इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। गुड, तो ये हमको ऑलरेडी पता है। अब इस चैप्टर में हमको नया क्या करना है फिर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक की जगह पे 2 वेव्स आ गए, इमेजिन यू हैव 2 वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम। 2 वेव्स थे, एक ही मीडियम में थे, एक ही टाइम पे एक साथ आ गए, ओवरलैप हो गया, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप होना। तो उस केस में नया वेव बनेगा, नया वेव बनेगा, एज यू कैन सी क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आर ओवरलैपिंग। पहले वेव का क्रेस्ट दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया, ट्रफ और ट्रफ भी कोइंसाइड है, तो इस केस में जो नया वेव बनेगा, इट विल बी अ बिगर वेव विद अ बिगर एम्पलीट्यूड, राइट। तो 12th में यू विल बी गोइंग लिटिल अहेड, क्योंकि 11th में आपने सिर्फ देखा था कि वेव क्या होता है, वेव का इक्वेशन कैसा होता है। यहाँ पे आप 2 वेव्स को सुपर इम्पोज करोगे और जो कुछ होगा उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो डिटेल हम सब बाद में देखेंगे। तो इस चैप्टर का, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन इज ओनली दिस मच। तो 2 चैप्टर्स, यूनिट नंबर 3 था ना, ऑसिलेशंस एंड, यस, गोइंग अहेड, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट मतलब बेसिकली, राइट। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में भी हमने देखा था, और उसके एग्जैक्टली बाद एक चैप्टर था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो यू शुड अगेन नो, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट। तो फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, हमारे पास एक चार्ज है जो रेस्ट पे है। आपने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कूलम्स लॉ। अगर हमारे पास एक चार्ज है विच इज Q1 और दूसरा चार्ज है विच इज Q2, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, कूलम्स लॉ।
राइट। फिर हमने ये देखा था अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, इसका फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है व्हाट इज फील्ड? फील्ड मतलब इस चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है, अगर वहां पे दूसरा चार्ज आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट। फील्ड बोलते हैं ना, ये मेरा एरिया है, ये डॉन है वो फील्ड। फील्ड मतलब इस रीजन में सिर्फ इस चार्ज की चलने वाली है, राइट। तो इसका भी इक्वेशन देखा था हमने। अब 12th में क्या नया फिर? रिमेंबर 11th में every time you were saying point charges and point charges. रियल लाइफ में point charges you will find rarely. रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास वायर होता है और वायर पे होता है चार्ज, और हमको फाइंड करना है कि ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, राइट। उसके लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में एक लॉ डिफाइन किया था, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम देखेंगे टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। या फिर ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास एक बॉल है, स्पीयर, उस पे चार्ज है, इस स्पीयर पे जो चार्ज है उसका फील्ड कितना, वो देखने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपके पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट है, तो यू हैव अ प्लेन शीट समथिंग लाइक दिस, राइट, इनफिनाइट प्लेन शीट, इस पे चार्ज है, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट, राइट। So you will apply Gauss law and find out what is the field of this plane sheet. So this is a plane sheet, infinite plane sheet with charge on it, with charge on that. Okay, तो ये याद रखना। Then going one step ahead, we will see what is capacitor. So you already know what is capacitor. तो आपको पता होना चाहिए what is capacitor basically. तो कैपेसिटर बेसिकली आपको पता होगा, आप आपके मोबाइल फोन को चार्जिंग पर रखते हो, तो चार्ज होने के बाद यू कैन यूज इट, राइट। तो हो क्या रहा है उस केस में, यू आर चार्जिंग, मतलब क्या, आप बेसिकली यहाँ पे चार्जेस को स्टोर कर रहे हो, यू आर स्टोरिंग सम चार्जेस ओवर हियर, गुड। और चार्जेस स्टोर करना मतलब क्या, एनर्जी स्टोर करना। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कैसे होता है, उसका इक्वेशन क्या है, किस पे डिपेंड करता है, वो हम सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ कैपेसिटर्स बिकॉज रियली इंटरेस्टिंग। आपकी जो मोबाइल फोन की बैटरी होती है वो ऐसा ही इसी फिजिक्स पे डिपेंड करता है। व्हेन यू पुट इट ऑन चार्जिंग ना, मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करो, तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट डिटेल्स वी विल सी। देन जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग तो यू हैव करंट। तो इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर मतलब बेसिकली हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू नहीं पता, 11th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, याद है, कलर कोडिंग। अगर आपको एक रजिस्टर दे दिया, इफ आई आस्क यू फाइंड आउट व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो आप कलर कोडिंग से निकाल लोगे। इमेजिन मेरे पास एक रजिस्टर है, उसके ऊपर कलर कोडिंग नहीं है, वी हैव अ रजिस्टर बट विदाउट कलर कोडिंग। अब मैंने बोला फाइंड आउट व्हाट इज रेजिस्टेंस, देन यू विल नीड अ सर्किट, उसको हम बोलते हैं व्हिटस्टोन्स नेटवर्क। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट। देन वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ अननोन ईएमएफ। अभी हम if you go to some marketplace, किसी शॉप में गए and then you say कि give me battery, buy some batteries, इसके ऊपर लिखा होता है, अभी इसके ऊपर लिखा है 10 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, जो भी है, राइट। लेट्स से कि मैंने इसका पैकिंग हटा दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, एंड आई वांट टू नो कि इसका वोल्टेज कितना, मतलब ईएमएफ कितना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम दो डिवाइसेस का डिटेल देखने वाले हैं। वन इज व्हिटस्टोन्स नेटवर्क व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, एंड अदर इज पोटेंशियोमीटर।
ये आप प्रैक्टिकल में भी करोगे 12th में, which is used to find out unknown voltages, unknown EMF, right? So moving to next unit then, magnetism. मैग्नेटिज्म का ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका ज्यादा डिटेल्स हुआ नहीं है, तो मैग्नेटिज्म हम इन डेप्थ देखने वाले हैं जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब. सो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस जस्ट नो कि यूनिट 5 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिज्म. सिर्फ ब्रीफली बता देता हूं. व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट यू हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग, करंट तो है ही, बट व्हेन यू हैव करंट इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो कितने करंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूस किया, एवरीथिंग विल बी इन दिस यूनिट, राइट, इन डिटेल्स. और जैसे गॉस लॉ है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक में चार्जेस रेस्ट पे है, स्टैटिक चार्जेस है, एक में स्टेडी करंट है. स्टेडी करंट मतलब करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. गुड. तो इसका डिटेल्स हम लोग नहीं देखेंगे, बट यस व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन इज, आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. तो जो आप वो ब्लैक कलर का मैग्नेट लाते हो ना, राइट, उसको मैग्नेट बनाने के लिए कुछ करते हैं क्या हम लोग? नहीं, इट इज नेचुरल मैग्नेट, उसको आप बोलते हो फेरोमैग्नेट. सो विच इज बाय इट्स ओन नेचर मैग्नेटिक, उसको बोलते हो फेरो, परमानेंट मैग्नेट है वो. जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं देयर आर 2 टाइप्स, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इफ यू थिंक अल्टीमेटली आप, मैं, ये मटेरियल, अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, molecules, but molecules are made up of atoms. Atoms are made up of electrons and protons, मतलब न्यूक्लियस बेसिकली. तो ऐसा क्या अलग हो गया कि एक मटेरियल मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है? ऑफ कोर्स इट इज समथिंग टू डू विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, तो हम डिटेल में देखेंगे व्हाई सम सब्सटेंसेस आर टेम्पररी मैग्नेट्स, और टेम्पररी में भी 2 टाइप है, पैरा एंड डाई, एंड व्हाई सम आर permanent, or that is ferro, right? So this thing we will cover in this particular unit, unit number 5. Moving to the last unit, interesting, modern physics. Modern physics मतलब जो recently 100-200 साल में developments हुए हैं, all that goes into modern physics. तो modern physics में you will be basically studying 3 different things. Number one is you will be going through dual nature of radiation and matter. What do I mean by dual nature of radiation and matter? हमको क्या पता है कि जो लाइट है, photons, it is a wave, है ना? No, but it is also particle. But light radiation behaves as if it is a wave in one case and as if it is particle in another case. So how do we know? So there are some experiments जो ये prove करते हैं कि light मतलब radiation is wave, जैसे interference, diffraction, polarization, etc. etc. ये सब हम already waves chapter में cover करने वाले. There are some experiment which will prove कि नहीं, radiation is not wave but particle, right? Particle तो momentum होगा उसका, वो हम डिटेल में देखेंगे. तो we will be first going through dual nature of radiation and matter, followed by we will study atomic physics. अब atomic physics मतलब everything related to atoms. Now you know, अभी आपको पता है, क्या पता है? Atom has nucleus. Where are electrons? Electrons are in circular orbit, right? But आज से 100-200 साल पहले we did not knew this. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया ऑफ एन एटम. डेल्टन, then थॉमसन, then रुदरफोर्ड, then बोहर. So we will see in detail successes and failures of all these models. कि पहला डेल्टन ने मॉडल दिया, उसने क्या बोला, व्हाट इज एटम, हाउ डज इट लुक लाइक, फिर वो फेल क्यों हुआ, फिर थॉमसन ने क्या चेंज किया,
फिर थॉमसन के मॉडल में क्या फेल्यूर्स थे, फिर रुदरफोर्ड ने क्या न्यू थ्योरी दिया, उसमें क्या फेल्यूर्स थे, फिर फाइनली बोहर्स, सो ऑन सो फोर्थ। फिर हम इन डिटेल देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको स्पेक्ट्रम मतलब क्या है पता होगा। एटम से, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से, एक्साइटेड मतलब यू नो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी के एनर्जी लेवल्स होते हैं एम्प्टी, राइट। तो एक्साइटेड मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट का, उसको दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे इंफिनिटी पे ले जाओ, वो अपने आप अपनी जगह पे वापस आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फोर्थ पे ले गया तो वो डायरेक्टली 4 से 1 आ सकता है, या फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या फिर 4 to 2, 2 to 1। तो जब ये ट्रांजिशन होगा 4 to 2, 2 to 1, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इमिट होगा। वो एनर्जी जब इमिट होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम इन डिटेल देखेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से वेवलेंथ इमिट होते हैं, उसमें कौन कौन से सीरीज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स विल डील विथ ऑफ कोर्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन डिटेल हमको देखना है रेडियो एक्टिविटी। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस और नॉट, लेकिन आपको पता होना चाहिए देयर आर सम न्यूक्लियाई विच आर अनस्टेबल, और उनको स्टेबल बनना है तो स्टेबल बनने के लिए दे इमिट सम रेडिएशन और पार्टिकल। तो जब इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा या पार्टिकल होगा उसको हम बोलते हैं डीके, रेडियो एक्टिव डीके। अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी चाहिए तो इट थ्रोज आउट समथिंग, या तो एनर्जी थ्रो करेगा या तो पार्टिकल्स को थ्रो करेगा। तो 3 टाइप के डीके है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो हम इन डिटेल देखेंगे। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके लॉ, तो वो भी हमको इन डिटेल देखना है इन दिस चैप्टर। तो यूनिट नंबर 6 में 3 चैप्टर आएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड देन सेमीकंडक्टर। वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मैंने आपको 11th में बताया था कि सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट 11th में है और उसका एप्लीकेशन 12th में है। फॉर एग्जाम्पल आपका, मेरा, सबका लाइफ nowadays has changed a lot because of semiconductors. Example, solar panels, semiconductors. For example, LEDs, LED tube lights, semiconductor, right? There are so many things. ये यहाँ पे एक एम्पलीफायर है जिसके हेल्प से आप सुन पा रहे हो मुझे। एम्पलीफायर के अंदर भी लगता है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी होता है सेमीकंडक्टर। ट्रैफिक लाइट्स में भी होता है LED विच इज सेमीकंडक्टर। काउंटर्स, कभी देखा होगा आपने, शॉप में गए, वो बोलेगा नहीं वेटिंग है, टोकन, बैठ जाओ बाहर, आपका नंबर दिखेगा वहां पे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। रेलवे स्टेशन पे गए, टाइमिंग देखना हो, या फिर आपका वो जो बोगी कहाँ खड़ा रहेगा होता है ना, रेड कलर का डिस्प्ले होता है, सेमीकंडक्टर्स, सो ऑन सो फोर्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, धूम 2, धूम 3, आई डोंट रिमेम्बर, और जिसमें ऋतिक रोशन था, मुझे उतना याद रहता है। वो चोरी करने जाता है, पुट्स अप अ फैंसी गॉगल, हमको लगता है क्या स्टाइल मार रहा है, बट व्हाट ही वाज डूइंग इज, वो गॉगल पहनने के बाद उसको ऐसा कुछ रेज ऑफ लाइट दिखेगा। एक वॉल पे जो है वो सोर्स ऑफ लाइट था, IR रेडिएशन। दूसरे वॉल पे था फोटोडायोड। फोटोडायोड इज सेमीकंडक्टर। अगर वो लाइट निकला और फोटोडायोड पे जब तक लाइट जाएगा तब तक फोटोडायोड विल जनरेट सिग्नल। ऋतिक रोशन बीच में आके खड़ा हो गया, अगर गया, सायरन बजेगा वहां पे, राइट। इवन यहाँ पे ये एक मशीन लगाया मैंने, सैनिटाइजर, इट यूजेस सेंसर, दैट सेंसर आल्सो हैज सेमीकंडक्टर। तो यू यूज सेमीकंडक्टर्स एट मेनी 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 प्लेसेस, तो ये पता होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ टोटल जो आपका सिलेबस है 6 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 16 चैप्टर्स। तो पहले जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इट इज यूनिट नंबर 1। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इज यूनिट नंबर 2।
ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट, रे ऑप्टिक्स आप 11th में करते हो, वेव ऑप्टिक्स आप 12th में देखोगे, इट इज यूनिट नंबर 3। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट नंबर 4। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, यूनिट नंबर 5। Then dual nature of radiation and matter, structure of atom and nuclei, semiconductor devices, unit number 6, right? अब तो this is all about your syllabus। पूरे साल भर में इतना हमको देखना है, मॉडर्न फिजिक्स भी देखना है, फ्लूइड्स का भी हमको देखना है, so on so forth। Then importantly, what will be the flow of the course? हम कोर्स कैसे रन करने वाले हैं, तो you should know। We will first do rotational dynamics, chapter number 1। Then we will go to mechanical properties of fluids, chapter number 2। तो ये फिजिक्स पार्ट 1 के 2 चैप्टर पहले करेंगे, फिर हम जाएंगे फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब दो पार्ट 1 से, 2 पार्ट 2 से। फिर चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन, फिर चैप्टर नंबर 4, देन 10 एंड 11, देन 5, 6, 7। क्योंकि आपको याद होगा ये 5, 6, 7, इफ यू रिमेम्बर, ये एक ही यूनिट के है, राइट? तो 5, 6, 7 वहां पे आने के बाद हमारा पार्ट 1 हो जाता है खत्म। फिर जो बच गया 12, 13, 14, 15 एंड 16 इन अ सिंगल स्लॉट। तो दिस इज हाउ वी विल बी रनिंग द कोर्स 1, 2, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16। And as I told you that you will be given full planning from day 1। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या चालू होगा और कब क्या खत्म होगा, कब टेस्ट होगा। सो एज यू कैन सी, कल, आज नहीं, कल से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ मार्क्स लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब विथ ऑप्शंस, और ब्रैकेट के बाद मतलब विदाउट ऑप्शंस। मतलब कंपलसरी 5 मार्क का आएगा और विथ ऑप्शन आएगा 7 मार्क का। कल स्टार्ट करेंगे और एंड डेट इज 2nd ऑफ नेक्स्ट मंथ अप्रैल। वाई? क्योंकि अगर इन बिटवीन आपका 11वीं का एग्जाम आ गया कॉलेज में, तो वो भी कंसिडर किया है इसमें। मे बी आई हैव टू गिव यू सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। तो 1 मंथ एक चैप्टर को लगेगा हमको। अगर एग्जाम नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो। टेस्ट डेट इज, ऑफ कोर्स एज यू शुड नो, टेस्ट डेट इज 17th ऑफ अप्रैल 2022 दिस ईयर, अगले साल नहीं, इस साल, राइट? Then second chapter, these are tentative dates. We will start from 3rd of next month, April, end it around 1st of May. Then test is 15th of May. तो 10-10, 12-12 दिन है और संडे है टेस्ट, मतलब these are all Sundays। तो छुट्टी भूल जाओ। Good. Then electrostatics, start date, end date, test date, and well, when I say test date, it also includes your entrance test। ये आपका थियरी प्लस एंट्रेंस का प्लानिंग है ये, राइट? तो ये जो टेस्ट डेट है, सेम डे पे आपका थियरी भी होगा और सेम डे पे आपका एंट्रेंस का भी टेस्ट होगा। गुड। तो वो जो संडेज है, दे आर फुल डे, यू विल हैव टू गिव टेस्ट। Then we will start kinetic theory, of course, current electricity, 8th के बाद 9th। 2nd of June will end it somewhere 21st। अब ये प्लानिंग जो होता है, it is depending on the marks of the chapter, topics, and last year मुझे कितना टाइम लगा था चैप्टर खत्म करने में, उसके ऊपर ये पूरा प्लान है। तो as I told you, if you remember, of course, मैंने आपको बताया था कि मेरा हर साल नॉर्मली 1st मार्च से स्टार्ट करता हूँ। दिस ईयर इट इज 2nd एंड वी एंड इट एट 15th ऑफ जनवरी। तो यू विल सी आपका लास्ट चैप्टर टेंटेटिव 5th ऑफ जनवरी खत्म होगा और टेस्ट इज 15th ऑफ जनवरी। सो दिस विल बी शेयर्ड विथ यू। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। आई मे नॉट बी रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, लेकिन टेस्ट के डेट्स ये है। Good. So that's all about introductory lecture।